हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। इस टॉपिक के ऊपर मेरे को वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि बहुत ज़बरदस्त की कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है। फिर जिस तरीके के रिस्पॉन्सेज आते हैं वो फिर गाली गलौज और ये सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं। मुद्दा ये है कि ब्रह्मास्त्र को बॉयकॉट क्यों किया जा रहा है। जब मैंने पर्सनली इसको ट्रेलर देखा था तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा था। मुझे इसके वीएफएक्स अप्रोच और स्पेसिफिकली जो भावना व्यक्त करने की कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारी जो माइथोलॉजी है या जिसको हम हिस्ट्री बोलते हैं, उसमें जो कुछ भी हमने अपने पुराणों में पढ़ा वो सच है, जहाँ पर डार्क फोर्सेस भी होती हैं और उसका रेलेवेंस आज के टाइम के हिसाब से क्या हो सकता है। तो एक अच्छा खासा माइथोलॉजी और टुडेज टाइम का एक अच्छा सा ब्लेंड मुझे लगा। तो क्या हुआ कि मतलब कुछ नेगेटिविटी भी शुरू हो गई इसको लेके कि बॉयकॉट कर दो ब्रह्मास्त्र। और फिर मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि बॉयकॉट ब्रह्मास्त्र का लेना देना क्या है। क्या ये क्योंकि धर्मा प्रोडक्शन के वहाँ से आई है, क्या ये कुछ एंगल ऐसा है कि धर्मा प्रोडक्शन से कोई इशू है। वो मैं बॉयकॉट 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 करके देखने लगा कि इशू क्या है। वो तो किसी ने रेज किया नहीं, तो मैंने कहा यार इशू है क्या, क्यों बॉयकॉट बॉयकॉट हो रहा है। तो लोगों ने बोला जी हम बॉयकॉट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा वीएफएक्स हैं। तो मैंने बोला बहुत ज़्यादा वीएफएक्स हैं, तो वीएफएक्स है तो अच्छी बात है यार। हम हमेशा ही चाहते हैं कि कोई ऐसा इंडियन सिनेरियो बने जो मतलब शैंग-ची टाइप या फिर कैप्टन मार्वल टाइप चीज़ें हों इसके अंदर। मुझे तो बहुत बढ़िया लगा। तो मुझे तो समझ भी नहीं आया कि वीएफएक्स इतने ज़्यादा भयंकर अगर इसके अंदर हैं तो क्यों उनको इससे प्रॉब्लम है। कुछ लोगों ने इसको बोला कि वीएफएक्स कार्टून टाइप है। मुझे तो नहीं लगा। अपने का अपना अपना ओपिनियन होता है। किसी भी एंगल से मुझे ये कार्टून टाइप वीएफएक्स नहीं लगे। इनफैक्ट मुझे जो इसके अंदर एक ग्लॉसीपन था पूरे वीएफएक्स के अंदर, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा। जिसके अंदर एक अलग सा स्पार्क निकल के आता है, एक एनर्जी जैसे ब्लूम हो रही है, वैसे मुझे लगा। और फिर लोगों ने बोला कि नहीं जी, अच्छा चलो ठीक है, अगर आप इस पे सहमत नहीं हो तो कुछ सीन्स ऐसे हैं जिसके अंदर मंदिर के अंदर शूज़ जा सकते हैं। ऐसा है कि हवा में लटकते हुए वो घंटी बजा रहा है रणबीर कपूर, और शूज़ शायद वो बचाना भूल गया। अब देखो, मेरे घर के पास भी एक मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है। सारे आसपास के लोग उसी मंदिर में जाते हैं, मत्था टेकते हैं। उसके आगे एक छोटा सा जो मेन हॉल है, उससे आने से पहले जहाँ पर लोग अपने शूज़ उतारते हैं, वहाँ पर भी इस तरीके का एक सिनेरियो है जहाँ उसको आपको लांग के जाना होता है, और लांग के जाने के बाद आपका मेन मंदिर शुरू होता है। उस एरिया में आप लोग सारे के सारे वो उतारते हैं। तो ऐसा भी ये सीन हो सकता है कि ये वहाँ से गया है। तो अब ये अगर मेकर्स ने कोई गलती करी है इसके अंदर तो फिर वो भुगतेंगे बाद के अंदर। बट ऐसा लग नहीं रहा है कि शूज़ जो है मंदिर के अंदर दिखा दिए गए हैं। बट ठीक है, चलो उनकी सेंटिमेंट्स हैं, उन्होंने ये करा। पर मेरे को ये मुद्दा लगता है कि ये किसने वो फ्रेम बाय फ्रेम देख के बैठा और देखा कि वो जो शूज़ का एक 0.00000001 सेकेंड पे ऐसा कुछ आया, वो मैं नोटिस करके उसका कलेश कर लेता हूँ, और जो बाकी की भावना है उसको जाने दो भाड़ के अंदर। एनीवेज, फिर जो सबसे स्ट्रेंज आया ना, जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, कि भाई ये ना थॉर से इंस्पायर्ड है। मगर थॉर कहाँ से आ गया? अब इसके अंदर थॉर का क्या लेना देना है इसके अंदर? तो कहते हैं जी रणबीर कपूर जिस तरीके से वो अपनी गदा मार रहा है, दैट इज इंस्पायर्ड बाय थॉर। अरे यार इसके लिए क्या बोले हम आपको कि मतलब ये कैसे, मतलब आप इमेजिन भी कैसे कर लेते हैं यार। जिनका वो रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, ठीक है, शिवा, ठीक है, शिवा मतलब लॉर्ड शिवा, उसका अस्तित्व कितना पुराना है आपको पता है? तो पता नहीं क्या उन्होंने सोचा। वैंडा वाला जो पॉइंट उन्होंने रेज किया कि वैंडा जो है बिल्कुल वैसी स्कारलेट विच जैसी ही लग रही है, मॉली का कैरेक्टर, वो थोड़ा थोड़ा उससे ज़्यादा इंस्पायर्ड है। पर मुझे लगता नहीं कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, बिकॉज ये जो मूवी बन रही है इसको बनते हुए आज 5-6 साल हो गए हैं। और ये जो स्कारलेट विच तो आज की बात हो गई। और जिस तरीके से वहाँ पर उसका पोर्ट्रेयल है, वो वाला पोर्ट्रेयल है जो आपने अभी लास्ट डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के अंदर देखा। तो ये कोइंसिडेंस है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कुछ हो रहा है। बाकी जिसने जो सोचना है वो सोच सकता है। एक और शॉट आता है जिसके अंदर एक आदमी है जो ऐसे करके त्रिशूल लेके खड़ा हुआ है, और वो बहुत ही डार्क इंटेंस है। वो पता नहीं है कि कौन है। लोग आधे बोल रहे हैं शाहरुख खान है, आधे बोल रहे हैं कि रणबीर कपूर है। बट वो जो कंपैरिजन है वो हो गया एक्वामैन के साथ। वो भी मेरे को इतना रिडिकुलस लगा कि नहीं, हद नहीं, कि मतलब कोई भी बंदा ऐसे त्रिशूल करके खड़ा होगा तो वो एक्वामैन हो जाता है क्या? तो मेरे को ऐसा जो फीलिंग इग्नाइट हुई वो ये हुई कि कहीं ना कहीं कोई गलत लोग हैं जो गलत न्यूज़ फैलाना चाहते हैं। और जब कभी भी न्यूज़ गलत फैलती है ना, तो फिर आती है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। तो आज मिलके इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का डाइसेक्शन करेंगे। हमने बहुत सारे मिलके मिस्ट्री थ्रिलर देख लिए, क्राइम थ्रिलर देख लिए, और उसके बाद एक ही सवाल आता है कि यार इसके पीछे का मोटिव, इंटेंशन, किसको क्या फ़ायदा होगा।
तो वो देखते हैं। तो लास्ट 1-1.5 साल से जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हुए हैं जिसकी वजह से शायद हिंदी सिनेमा या टिपिकली बोलो तो बॉलीवुड को लेके जो थोड़ी सी नेगेटिविटी हो गई है, उसमें अगर हम जाएं तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या थे। एक एसएसआर का एक इवेंट हुआ जिसकी वजह से क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता था कि सुसाइड हुई क्या हुआ, तो सबसे पहले ब्लेम गेम क्या शुरू हुआ कि एसएसआर को किसी ने किसी इवेंट के अंदर नीचा दिखा दिया, ऐसे कुछ बातें शुरू हुई। ये बॉलीवुड वालों को ही काम है, उसको ये मूवीज़ नहीं मिली। और ये आवन जावन और ये सब मजाक, हंसी मजाक या बैंटर्स जो भी हैं, ये चलते रहते हैं, हर एक स्टार के साथ होता है, हर एक इंडस्ट्री के अंदर होता है। अब इसको ग्लोरीफाई इसलिए कर दिया गया, शायद लोगों को नहीं पता होगा कि कुछ इसके पीछे पॉलिटिकल रीजंस भी थे जिसको दबा दिया गया और एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के ऊपर बम फट गया। ठीक है, वो भी एक थ्योरी है। अब कितनी सच है कितनी गलत है वो लोगों की सेंसिबिलिटी के ऊपर छोड़ देते हैं। तो वो जो लोग हैं जो जस्टिस मांग रहे थे एसएसआर के लिए, वो बहुत हद तक जो उनको बताया गया कि उनके पास तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि कैसे हुआ क्या हुआ, तो जो भी आगे आया, कंगना रनौत आई, ये आया वो आया, जिसको कोई लेना देना भी नहीं है, जो जानता भी नहीं है एसएसआर को, सबने व्यू पॉइंट दे दिया अपना। फिर एक परसेप्शन बन गई हिंदी सिनेमा की, तो लोग हाय 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 बॉलीवुड बॉयकॉट करके ऐसा कुछ ट्रेंड होना शुरू हो गया। एग्जैक्ट हैशटैग क्या था पता नहीं, बट लेट्स से प्लेस होल्डर के लिए हम बोल देते हैं कि वो बॉयकॉट बॉलीवुड था। तो ठीक है, फिर उसके बाद कुछ जो जैसे मैंने बताया, कंगना रनौत ने भी कुछ आके बोला कि मैंने एक्सपोजे कर दिया, ये कर दिया। वो जो एक्सपोजे है वो एक्सपोजे किस इंडस्ट्री के अंदर नहीं होता है यार, साउथ या ये हर जगह पे होता है वो। और आप देखोगे तो ऑफिसेस तक में होता है, एक नॉर्मल दुकान के अंदर भी होता है, एक बंदा दूसरे का फेवरेट होता है। और नेपोटिज्म तो खैर टॉपिक ही मेरे को बहुत अजीब लगता है कि नेपोटिज्म मतलब आप तो ये कह रहे हैं कि अगर कोई किसी के घर के अंदर पैदा हो जाता है तो वो कुछ भी करे लेकिन वो एक्टर ना बने। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? डॉक्टर का बेटा जब डॉक्टर बनता है तो एक्टर का बेटा एक्टर क्यों ना बने? फिर उसके बाद आपकी इच्छा है उसको आगे लेके जाओ ना लेके जाओ, बेसिस द टैलेंट। तो ये तो बात सोचना भी गलत है। अगर वो इस इंडस्ट्री का पार्ट है तो आपको ऑब्वियसली चांस तो मिलता ही है, क्योंकि आप उन्हीं के साथ खाना खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, एक प्रोड्यूसर का बच्चा और एक एक्टर का बच्चा इकट्ठे बड़े हो रहे हैं, एक ही स्कूल के अंदर जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली बोलते हैं कि जी चलो एक अगर आपको मूवी बनानी है तो देख लेंगे। और एक इतने टाइम तक एक ज़माना था कि जब एक्टर को आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, आप चाहते हो कि जो उसके नेक्स्ट जनरेशन है वो कैसी है, कैसा परफॉर्म करेगी। तभी जैसे जो हीरोज़ हैं जैसे सनी देओल हो गए, संजय दत्त हो गए, हमेशा हर जनरेशन के नेक्स्ट बच्चे आते हैं। कुछ बहुत ज़्यादा लायक होते हैं जैसे सनी देओल हो गए, संजय दत्त हो गए, वो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं, रणबीर कपूर हो गए। और कुछ बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं पसंद आते तो वो घर बैठ जाते हैं, उनको फिर ज़्यादा चांसेस नहीं मिलते हैं, या जो ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं। बॉबी देओल का एग्जाम्पल देता हूँ हर बारी। बॉबी देओल भैया घर बैठे रहे, फिर जब सीरियस हुए, जब उनकी 45-46 साल की उम्र हुई, उनको लगा कि इज़ लूजिंग आउट, तो फिर वो सीरियस भी हो गए, चाहे वो किसी भी फील्ड में कहीं पर भी OTT के ऊपर चाहे जैसे भी है, इज़ रिकग्नाइज नाउ। तो ये पावर तो हमारे हाथ में ही है। फिर बीच में अभी जब कश्मीर फाइल्स आई थी तो कश्मीर फाइल्स में कश्मीर का तो मुद्दा उठा ही उठा, साथ में विवेक अग्निहोत्री ने बॉलीवुड के ऊपर भी बहुत सारे वीडियोज़ बनाए। मेरे ख्याल से अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग कम से कम 15-20 वीडियोज़ हैं उनके आई एम बुद्धा करके चैनल के ऊपर, कि वहाँ पर भी बहुत सारे कि बॉलीवुड माफिया है, ये है वो है ये है। ठीक है, मैं मानता हूँ उनकी बात, मैं एग्री करता हूँ, आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। और उन्होंने जो मूवी बनाई है वो बहुत क्रिटिकल है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि क्योंकि मैंने भी इंडस्ट्री में ठीक ठाक क्लोजनेस से देखा है, ये हर जगह होता है, यहाँ पर बाहर कहीं पर भी आप जाओगे ये सेम चीज़ ही होती है, सेम सिनेरियो होती है। और उसको जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया है, इसका पैसा, माफिया का पैसा, ये पैसा वो पैसा इसके अंदर लगा हुआ होता है, वो हर जगह ही है। कुछ लोग एक्सपोज हो जाते हैं, कुछ लोग नहीं होते। वो कहावत होती है ना कि यू आर नॉट गिल्टी टिल द टाइम इट इज़ नॉट फाउंड, वैसी वाली ही बात है यहाँ पर। फिर साउथ के जो फैंस हैं वो भी मैंने देखा है कि वो क्या करते हैं कि वो बड़े इनोसेंट होते हैं। मैं इनको इनोसेंट फैंस बोलूँगा। ये बेचारे क्या करते हैं कि इनको लगता है कि अगर आप अपने जो हीरो हैं उसको प्रोटेक्ट कर लो, तो वो अपने हीरो के बारे में बात करते हैं, चाहे वो KGF के स्टार हो, RRR के स्टार हो। तो होता क्या है कि उनकी जो टोनालिटी होती है, अपने स्टार को बचाने के चक्कर में वो किसी और को डीमीन कर देते हैं। वो बेचारे, उनकी गलती नहीं है, वो इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं कि वो बाकियों को ऐसा लगता है कि शायद डीमीनिंग है, और वो डीमीनिंग का ट्रेंड चल पड़ता है। और उन बेचारों को ये भी नहीं पता चलता कि हम लोग, जैसे अगर मैं नॉर्थ में हूँ तो हम लोग साउथ को जैसे पहले के ज़माने में एक जैसा क्लस्टर देखते थे, बट ऐसा नहीं है। जब आप मेरे ही चैनल पे जाके कमेंट्स देखोगे, मैं हर एक साउथ मूवी को कवर करता हूँ, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम। ये आपस में भी लड़ रहे हैं, पता नहीं क्यों, कि तमिल हो मूवी आए तो तेलुगु वाला पीछे पड़ जाता है, तेलुगु वाला हो तो कन्नड़ा वाला पीछे पड़ जाता है। फिर उसके बाद आपस में लड़ते हैं, ये मास वो मास, तू क्रैप है मैं क्रैप नहीं हूँ, ये क्रिंज है वो नहीं है। उसमें कुछ मलयालम वाले भी आ जाते हैं कि जी हम लोग तो ज़्यादा मासी मूवी बहुत ज़्यादा बनाते नहीं, हम तो इंटेलेक्चुअल बनाते हैं, यहाँ पर स्टोरीज दृश्यम जैसी बनती हैं। तो सब लोग आपस में भी लड़ रहे हैं।
जिसकी वजह से एक नेगेटिविटी आ जाती है, अपने को अच्छा दिखाने के लिए दूसरे को नीचा गिरा देते हैं थोड़ा सा। वो इनोसेंट जो फैंस होते हैं ना, इनको पता नहीं होता है कि अपने शब्दों का आर्टिकुलेशन कैसे करें जिससे किसी और का नुकसान ना हो। फिर कुछ फैंस हैं जो कि साउथ की मूवीज़ के फ़ैन हैं लेकिन नॉर्थ में है, उनको ऐसा लगता है कि अगर मेरा जो एक्सप्रेशन है ऑफ सेइंग दैट समथिंग इज़ गुड कैन ओनली बी कंसिडर्ड गुड जब मैं गाली दूंगा, तो ये गाली देने वाले फैंस हैं। ये ऐसा क्या करते हैं कि अगर सॉरी टू से दिस, अगर किसी को बुरा लगे तो आई एम सॉरी, अक्की कैनेडियन है, SSR छक्का है, ये है वो, पता नहीं क्या क्या अब शब्दों का इस्तेमाल होता है, सॉरी प्लीज़, ये बुरा मत मनाना कोई, बट ये यूज़ वर्ड करते हैं जिसकी वजह से एक नेगेटिविटी शुरू हो जाती है। और नेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, किसी को वो बात सच लगती है, किसी को नहीं लगती। ज़्यादा लोगों को सच लग जाता है कि जो भी डिजिटल पे लिखा हो वो सच है, उसकी वजह से एक रिपल और क्रिएट हो जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा घबराहट वाली बात है कि क्योंकि इसका वैलिडेशन नहीं है कोई क्या बोल रहा है, तो जो लिखा हुआ है वही सच है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। फिर मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे बड़े जो कंट्रीब्यूटर्स हैं वो हैं न्यूज़ चैनल्स, क्योंकि वो हमेशा अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, उनको सिर्फ एक ही काम से मतलब है, TRPs। तो उनके TRP के चक्कर में उनको ऐसा लगता है कि मैं ऐसा दुकानदार हूँ, मैं सैमसंग का मोबाइल रख सकता हूँ, मैं ओप्पो का रख सकता हूँ, मैं वीवो का रख सकता हूँ, मैं एप्पल रख सकता हूँ, मेरे पास सारे फ़ोन हैं, जो चल रहा होगा मैं उसको आगे कर दूंगा। तो अगर बॉलीवुड किसी टाइम में ग्लैमर क्वेश्चन रखता था किसी ज़माने में 2-3 साल पहले, तो बॉलीवुड स्पेशल सेक्शन, बॉलीवुड न्यूज़, बॉलीवुड फायर, टॉप 10 बॉलीवुड न्यूज़ ऑफ टुडे, ये सब आता। क्योंकि अब साउथ की बात हो रही है तो अब साउथ को आगे ले जाओ, लेकिन उनकी भी टोनालिटी के अंदर जो फ़र्क आ जाता है ना, वही आ जाता है कि एक की बढ़ाई करते हुए दूसरे को बहुत ज़्यादा गिरा देते हैं, तो जितना वो डिजर्व भी नहीं करते उतना ज़्यादा और गिर जाता है। पर ठीक है, एनीवेज वो उनकी इच्छा है। जो आज जो टॉपिक जिससे हम एंड करेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे ज़्यादा जो खतरनाक है, जो जिसकी वजह से ये ब्रह्मास्त्र बॉयकॉट, बिना चांस दिए बॉयकॉट, इसको बॉयकॉट, उसको बॉयकॉट, जो ट्रेंड चलते हैं, वो एक्चुअली में इन सबकी किसी की वजह से भी नहीं चलते हैं। ज़्यादा वो चलते हैं फुद्दू क्रिटिक्स और यूट्यूबर्स, जो कि बेसिकली एक रिएक्शन दे रहे होते हैं, क्योंकि उनको ना फिल्म मेकिंग का पता है, उनको कुछ नहीं आता है, वो रिएक्शन दे रहे होते हैं। अगर मैं उनको पैसे दे दूंगा ना, उनको बोलूँगा कि एक 30 सेकेंड की ऐड भी बना के दिखा दो कि इसके अंदर क्या होना चाहिए, वो एक भी जना नहीं बना पाएगा, क्योंकि उसके अंदर जिस तरीके का मेथड चाहिए होता है उनको पता ही नहीं होता। तो उन्होंने इस चीज़ को बेचने का धंधा बना दिया कि आज सेंटिमेंट क्या चल रहे हैं, बॉलीवुड हाय है, बॉलीवुड की दुकान बंद, बॉलीवुड को तो आज बंद हो रहा है, ये हो रहा है, जो भी वो बोलता है, पता नहीं वो आ जाता है ना थंबनेल के ऊपर बड़ी बड़ी चीज़ें लिखी हुई, जिससे और वो फैसिनेटिंग सा, वो कुछ कंट्रोवर्शियल सा, ऐसा कुछ हो जाता है। तो ये जो धंधा शुरू हो गया है ना, और लॉट ऑफ क्रिटिक्स हु क्लेम कि भाई हम तो इंडस्ट्री के ही लोग हैं, हमें सब पता है, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनसे पहली पिक्चर से लेके सारे के सारे जो उनके कह सकते हैं कि असाइनमेंट्स रहे हैं वो सुपर फ्लॉप रहे हैं, और अपने आप को नंबर 1 क्रिटिक बोलता है वो आदमी। नाम तो मैं किसी को लूँगा नहीं, पर आपको समझ गए होंगे नंबर 1 क्रिटिक अपने आप को कौन क्लेम करता है। और वो सब चीज़ें क्या होता है, वो ज़बरदस्ती के जो एक्सपोजर होते हैं ना, वो फिर क्या होता है कि आपको सिर्फ एक नेगेटिव साइड दिख जाती है। तो फिर कुछ एक ऐसे यूट्यूबर भी आते हैं जिनको लगता है कि है कुछ यूट्यूबर जो सिर्फ यही कोशिश करते हैं कि इसके अंदर हिंदुत्व कैसे ख़राब हो गया, इसके अंदर हिंदुइज़्म कम रह गया, इसके अंदर हमारी भगवान की ये हो गई। आप शुरू करने से पहले रिव्यू ही एक तरीके का प्रचार कर देते हैं किसी रिलीजन का। तो ये सब चीज़ें करने से क्या होता है कि बाकी सारे जो लोग हैं ना, वो एंटरटेनमेंट कम, उसके अंदर रियलिटी ढूंढना शुरू कर देते हैं मूवी के अंदर, और फिर वो काम ख़राब हो जाता है, फिर क्रिएटिविटी विल बी लॉस्ट और सब कुछ हो जाता है। और मेरे को लगता है ब्रह्मास्त्र के ऊपर हम वापस आएँ तो ये जो लास्ट सेगमेंट था ना फुद्दू क्रिटिक्स और यूट्यूबर्स का, काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इन लोगों ने वो ट्रेंड शुरू करे, वो ढूंढ के एक फ्रेम निकाला, ये करा वो करा। क्योंकि अगर हम बात करें तो कोई भी मूवी परफेक्ट नहीं होती है, क्योंकि इंडिया इज़ अ प्रोग्रेसिव नेशन। यहाँ पर कल्चर जो है वो एक्सचेंजेस जो हैं बेसिकली दूसरे कंट्री से बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो रीति रिवाज में ऑब्वियसली कुछ ना कुछ शिफ्ट आएंगे। कुछ लोग भगवान को मानेंगे, नहीं मानेंगे। जैसे अभी एक सीरीज़ आई है अमेजॉन प्राइम वीडियो पे, काफ़ी फेमस हो रही है, SUZHUL, सोहल बोलते हैं या शूझल बोलते हैं, ऐसे करके कुछ है। इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी टफ है। इसको भी आप देखेंगे आपको लगेगा कि डाउन साउथ तमिलनाडु पे कहीं बेस्ड है। अब वहाँ पर भी आप देखोगे कि वहाँ पर रेप से लेके डिसीट से लेके बैक स्टैपिंग से लेके अफेयर से लेके अंधविश्वास से लेके कल्ट से लेके ऐसी क्या चीज़ें जो उन्होंने नहीं दिखाई।
तो इसका मतलब वो क्या मतलब है इसका कि जो इंसान है वो कहीं का भी हो वो सेम तरीके से ही बिहेव करता है। और जब आप फॉरेन मूवीज़ भी देखते हैं उसके अंदर भी वही बिहेवियर दिख रहा है जो यहाँ दिखता है, जस्ट दैट वो थोड़े और मॉडर्न तरीके से दिखाते हैं, थोड़े और ओपन हो जाते हैं। मे बी वुमन हैज़ स्लाइटली बेटर राइट्स देयर। अब KGF 2 में भी आप देखोगे, अगर KGF 2 के अंदर अगर एक हीरो है, हम हीरो को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमने भी उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले ली कि भाई ये जो औरत है, जो हीरोइन है, ये मेरे पास ही रहेगी। क्यों रहेगी भाई? तेरी मर्जी के बिना। तो वो जो ऑब्जेक्टिफिकेशन है वहाँ था, लेकिन हमें चलता है। अब ऐसे एक सीन जो मुझे ऑब्जेक्शनेबल लगा था RRR के अंदर कि लास्ट सीन के अंदर जो मंदिर से बाहर तारक जाता है और श्री राम के कपड़े धनुष वनुष ले लेता है और रामचरण को पहना देता है। तो रामचरण ने भाई भाई साहब वहाँ पर क्या पहना हुआ है? तो वो सब जो छोटे छोटे एलिमेंट होते हैं, अब यहाँ पर किसी ने ये सब चीज़ें नहीं देखी और सबने थम्स अप दिया, क्योंकि जो लार्जर सेंटिमेंट था कि एक के अंदर भगवान की शक्ति आ गई, तो हम वो सोच रहे थे कि यार ये तो साक्षात राम का रूप है। अब ये जो भावना मेरे ख्याल से ब्रह्मास्त्र के अंदर भी आती है कि जो अस्त्रों की शक्ति है और ये सब है, ये साक्षात जो भगवान है हमारे, वो उसके अंदर आ गया है और उसके अंदर की जो पावर है वो इतनी मैग्नामस तरीके से एनर्जी ब्लोट कर रही है। वो चीज़ इग्नोर करके हम लोग किसी और रास्ते ही निकल गए। तो ये थोड़ा सा अजीब लगता है देखने में। तो मैंने अपने विचार जो है भैया स्पष्ट तरीके से जैसे मैं सोचता हूँ वो मैंने बता दिया। जैसे हम हर पिक्चर के साथ, हर मूवी के साथ थोड़ा फेयर होते हैं, हमें पता होता है कि कहाँ का क्रिएटिव लीप ली गई है, किसी को डीमीन करने की कोशिश नहीं करी गई, हम उसी नज़रिए से एंटरटेनमेंट को कंज्यूम करें तो अच्छा है। अदरवाइज तो ये कन्फ्लिक्ट चलते रहेंगे। और ये जो बदतमीज़ी हो रही है ना सोशल मीडिया पे, एक दूसरे को इतना ज़्यादा नीचा दिखाना, ये करना वो करना, ये अच्छी बात नहीं है यार। अब सिनेमा को एंजॉय करो कि जो भी सिनेमा पीछा रह गया तो उसके लिए वरिड हो आप कि ये सिनेमा पीछा रह गया, ये थोड़ा गधाबंती कर रहे हैं। तो देर इज़ अ वे टू एक्सप्रेस। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ़ योर किड इज़ नॉट डूइंग वेल, मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ, आप बोलोगे यार तेरे तो बस का ही नहीं है, तो एक काम कर, तू छोले की दुकान खोल ले, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दे, किसी सेल्समैन की नौकरी कर ले किसी साड़ी की दुकान में। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप अपने बच्चे को बोलो कि भाई ठीक है बच्चे, आपका शायद मैथ्स में एग्जाम के ठीक नहीं हुआ है, बाकी आपने ठीक कर लिया, वेरी गुड, गुड जॉब डन। इसके लिए हम मिल के क्या कर सकते हैं, आप एक काम करो, ट्यूशन एक्स्ट्रा लगा लो, थोड़ी और मेहनत करोगे इसमें ये भी हो जाएगा। तो इससे क्या हुआ कि जो चीज़ें आपने अच्छी करी थी वो उसको पहले रजिस्टर हुई और उसके बाद आपने बोला कि यहाँ आप इम्प्रूव कर सकते हो। देयर इज़ अ वे टू गिव फीडबैक ऑल्सो। आर स्टाइल ऑफ फीडबैक इज, मैंने बहुत सारे रिव्यूअर्स को देखा, मैं यूट्यूबर्स का नाम ही लूँगा, वो काफ़ी थर्ड क्लास उनकी सोच होती है। क्या कभी दुनिया में ऐसा होता है कि बहुत अच्छा है या बहुत बुरा है? ऐसा कभी होता है क्या जीवन में? यार मैंने ऐसी पिक्चर देखी, इतनी वाहियात थी, शेम ऑन यू, ये वो एनिमेशन ही इतना सारा, जब तक मैं ऐसे चीखूंगा चिल्लाऊंगा नहीं तब तक वो होगा नहीं, तब तक ये पता नहीं चलेगा। अरे ऐसे कैसे यार? कोई मूवी बनी है ठीक है, उसके कुछ एलिमेंट्स ठीक नहीं होंगे, बैलेंस कर ले यार। इतना क्या एनिमेट हो रहा है लाइफ के अंदर? और जो अच्छी है, अरे ये तो मज़ा ही आ गया, सुपर, मेरे से लिख के ले लो, सुपर हिट सुपर हिट। फिर उसके ऊपर ही 25 वीडियो और बनाएंगे और 25 वीडियो के बाद उसमें ऐसे उसको दिखाएंगे कि मतलब इससे ऊपर कुछ बन ही नहीं सकता। फिर वो सोच रहे होंगे यार अब तो मेरे वीडियो की ख़त्म हो गया, अब मैं और क्या बनाऊँ। फिर वो ढूंढते हैं, अच्छा यार साउथ की एक और फिल्म आ रही है, इसके बारे में और अच्छा बोल देता हूँ। तो जितना वो डिजर्व नहीं करते उससे ज़्यादा हम ब्लोट कर देते हैं। ये चीज़ मैंने वालमाई के टाइम पे देखी थी स्पेसिफिकली, किसी को बुरा मनाने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत ज़्यादा हुआ कि वालमाई। फिर उसके बाद जाने बोला यार इसमें तो स्क्रिप्ट ही नहीं है, बेकार थी, मज़ा ही नहीं आया, अपने थाला को तो यूज़ ही नहीं किया ढंग से, ये वो सब हो गया। बट जब तारीफ़ करने आ गए थे तो वो एक महीना बस तारीफ़ें ही तारीफ़ें 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 तारीफ़ें, ब्लाइंडली तारीफ़ें चल रही थी। तो एनीवेज, तो इसको वीडियो को बहुत बड़ा हो गया है, अरे वीडियो बनाओ बस 20 मिनट होने वाले हैं, बोलते बोलते देख लेना, कोशिश करना कि आप जितना देख सको उतना देख लो। बट तमीज़ के दायरे के अंदर अपने विचार प्रकट करना कि जब कभी भी किसी चीज़ को डीमीन किया जाता है या गिराने की कोशिश करी जाती है, कौन बेनिफिटेड होता है उससे, उसकी तरफ भी नज़र डालनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। किसका बेनिफिट है इसके अंदर? वो बेनिफिट मेरे को तो पता नहीं, मैं तो जो भी एक्सप्रेस कर सकता था मैंने कर लिया। और मुझे तो यही लग रहा है कि जो ये फुद्दू क्रिटिक्स और यूट्यूबर्स हैं, इन्होंने जो धंधा बना लिया ये मेजर प्रॉब्लम है। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट। और तमीज़ के दायरे में बात करेंगे यार। मैं जैसे आपने देखा, मैं वीडियो में कोई गाली वाली कोई देता नहीं है, कुछ नहीं करता हूँ, लेकिन आती बहुत ज़्यादा है और शायद लोगों से ज़्यादा ही आती होगी। बट लेकिन एक तमीज़ का दायरा होता है, उसको आपको एक प्लेटफॉर्म पे एक्सप्रेस करने के लिए लाए गए हैं, उसको पॉजिटिव रखने के लिए लाए गए हैं, उसी तरीके से इसको हमें रखना चाहिए। तो जल्दी मिलते हैं यार एक और अपडेट, एक और रिव्यू के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड इफ यू आर लाइकिंग दिस कंटेंट तो अपना फीडबैक भी ज़रूर देना कि
और क्या कर सकते हैं, क्या चीज़ें कवर कर सकते हैं। आपको ये जो मेरी ओपननेस है ये पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ब्लंटली बात करता हूँ। मैं आई कॉल स्पेड अ स्पेड, सो टू से। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं ये जो ट्रेंड्स ज़बरदस्ती चलते रहते हैं उसके अगेंस्ट ना भी जाऊं, और मतलब फेयर तरीके से उसका रिप्रेजेंटेशन करूं कि लगे कि अगर ठीक जा रहा है, सब लोग तारीफ कर रहे हैं तो ठीक ही कर रहे हैं, अगर कोई ज़बरदस्ती कर रहा है तो फिर मैं वहाँ स्टॉप भी लगाता हूँ कि यार ये ज़बरदस्ती मत करो। इतना भी कोई शोशा नहीं है। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।